भाग 6 संविधान, भारतीय संविधान का भाग 6 जिसमें अनुच्छेद 217 पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और भारतीय संविधान का जो भाग 6 है, भारतीय संविधान का जो भाग 6 है, ये मुख्य रूप से 5 बिंदुओं की बात करता है, जिनमें से एक है राज्य उच्च न्यायालय यानी राज्य का हाई कोर्ट। तो इस हाई कोर्ट का जो प्रावधान है, ये भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 237 के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो और उस उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, उनकी सेवा शर्तें, उनकी पदावधि, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 217 क्या कह रहा है। ये बात कर रहा है उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट की बात कर रहा है। और अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तों की बात करता है। इसका जो पहला क्लॉज है, इसका क्लॉज ए यानी क्लॉज वन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित बात की गई है कि आखिर इनकी नियुक्ति किस प्रक्रिया से होगी, किस तरीके से होगी। हम इसकी बात इस क्लॉज में करते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये बताता है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी कि क्लॉज 1 217 संविधान का अनुच्छेद 217 उसकी क्लॉज 1 ये बता रही है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी या की जाती है। अब इसमें दूसरा पॉइंट जो आता है कि नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के यानी कि जिस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की या उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है। कुल मिला के हम इसमें न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। तो न्यायाधीश की यदि नियुक्ति करना हो तो संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से परामर्श लेना आवश्यक है। ये देखिए मैंडेटरी है। तो हम ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 217 का क्लॉज 1 नियुक्ति की बात करता है और नियुक्ति के अंतर्गत किसी हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी मुख्य न्यायाधीशों। अब इसमें दूसरे में बताया गया कि जिस हाई कोर्ट में नियुक्ति करनी है उस नियुक्ति को करने से पहले, क्योंकि राष्ट्रपति को यह अधिकार है, तो राष्ट्रपति अपने मन से तो नियुक्ति करेंगे नहीं। तो इसमें अनुच्छेद 217 की क्लॉज 1 में ये प्रावधान कर दिया गया है कि नियुक्ति से पहले जो है राष्ट्रपति उस उच्च न्यायालय के, जिस राज्य में वो उच्च न्यायालय है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के जो उस राज्य का गवर्नर होंगे उनसे और उस राज्य के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से, यदि न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो चीफ जस्टिस से परामर्श लेगा। और ये परामर्श जो है ये मैंडेटरी है, आवश्यक है। ये नहीं कि वैकल्पिक हो, ये वैकल्पिक नहीं है, ये मैंडेटरी है, करना ही करना है। तो संविधान में इसकी व्यवस्था दी गई है कि ये जो परामर्श लेने की बात है किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, उस राज्य के जो स्टेट है, स्टेट के गवर्नर और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यदि हैं तो उनसे जरूर सवाल ये किया जाएगा। हालांकि चीफ जस्टिस का पद खाली नहीं रहता है, यदि रिटायर होने वाले हो तो तुरंत बना दिया जाता है, या कार्यवाहक चीफ जस्टिस का प्रावधान भी संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत दिया गया है। तो आप आई होप आपको इस चीज समझ में आई होगी कि क्लॉज 1 में यह प्रावधान है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और नियुक्ति संबंधित राज्य के गवर्नर और उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से ही होगी। ठीक। अब अनुच्छेद 217 का क्लॉज 1A इसमें क्लॉज 2 नहीं है, 1A जो है, क्लॉज 1A जो है ये कार्यकाल की बात करता है। यानी कि अगर कोई जज नियुक्त हुए तो भाई उनके कार्यकाल की भी तो उनको गारंटी होनी चाहिए ना कि कितने दिन वो कार्य करेंगे, कितने दिनों के लिए उनको नियुक्त किया जाएगा। जो अस्थाई जज होंगे उनके लिए नियुक्ति, उनका कार्यकाल कितना होगा, ये क्लॉज 2 इसके अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1A में बताया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। पहला, यदि यदि आयु के संबंध में, यानी कि इसका जो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक। यदि आयु के संबंध में कोई संदेह हो तब राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम होगा
कि यदि पहली तो हाईकोर्ट का जो जज होंगे उनकी नियुक्ति 62 वर्ष तक की आयु तक होगी, वो हाईकोर्ट में अपने पद पर बने रहेंगे। और यदि उनके आयु के संबंध में कोई विवाद आता है, कोई मामला आता है कि इनकी आयु में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो ये मामला राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा और राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा और उसके बाद उसकी कोई अपील नहीं होगी, वही मान्य होगा। तो इसका क्लॉज 1A इस चीज का प्रावधान करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो आज के वीडियो का हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1B की बात कर रहे हैं। क्योंकि चर्चा में आज जो आजकल जो चीजें चल रही हैं, तो उसी के आधार पर हम इस बात को करना चाहते हैं कि न्यायाधीश को यदि कोई उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो और उसकी नियुक्ति 62 वर्ष तक की गई है कि वो 62 वर्ष की आयु तक उस पद पे बना रहेगा और अगर उसके बीच में अगर उसको हटाना हो जाए, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो हमारे संविधान चूंकि हमारे संविधान में न्यायालय को बहुत प्रिविलेज दिया गया है, विशेषाधिकार दिया गया है, बहुत स्वतंत्रता दी गई है और पावर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अगर कमजोर होगी, तो उसकी स्वतंत्रता, उसकी शुचिता और उसकी जो डिग्निटी है, उसको बरकरार रखने में कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न होगी। तो इसके लिए प्रॉपर संविधान में ही प्रावधान कर दिया गया कि आखिर हटाएँगे कैसे? अगर 62 वर्ष की आयु के पूर्व यदि उसको हटाना हो। तो इसके लिए अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1B में ये प्रावधान कर दिया गया है कि न्यायाधीश को इसी आधार पर हटाया जा सकता है यदि वह दुर्व्यवहार यानी कदाचार, दुर्व्यवहार या कदाचार, दुर्व्यवहार या कदाचार से आशय ये है जैसे कि किसी मुकदमे को सुनवाई करने में वो पक्षों को विशेष महत्व न देता हो, विशेष महत्व न देता हो, अपने सीनियरों की अवहेलना करता हो, संविधान की अवहेलना करता हो, नियमों का अवहेलना कर देते हो और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की यदि कोई गाइडलाइंस है उनकी लगातार अवहेलना कर रहे हैं या कदाचार या उनके द्वारा कोई भ्रष्टाचार किसी अन्य मामले में संलिप्तता जो विधि विरुद्ध है अगर पाई जाती है तो भी उनको हटाने का प्रावधान इसमें बताया गया है। दूसरा क्या है, इस आधार पर हटाया जा सकता है। लेकिन ठीक है, मान लिया किसी के ऊपर भ्रष्टाचार, किसी हाई कोर्ट के जज के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, तो ऐसा थोड़ी है कि उनको तुरंत हटा लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। हटाया कैसे जाएगा? तो इसका दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकेगा। उनको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है और हाई कोर्ट जज को हटाने की प्रक्रिया में अनुच्छेद 217 का क्लॉज 1B ये बताता है कि किसी हाई कोर्ट जज को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा यदि वह दुराचार, दुर्व्यवहार, कदाचार या अक्षमता, अक्षमता का मतलब अक्षमता मतलब किसी निर्णय तक पहुंचने में असक्षम हो, कार्य बहुत शिथिल तरीके से हो रहे हो। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को एक जज जो है उनको मान लीजिए कि 10 मुकदमे का निपटारा करना चाहिए 1 वर्ष, मान लीजिए सपोज दैट मैं सपोज की बात कर रहा हूँ कि 10 मुकदमों का निपटारण करना है और वो साल में 1 ही मुकदमे का निस्तारण कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अक्षमता व्याप्त कर रही है, ये क्षमता बता रही है कि भाई ये सक्षम नहीं है, डिसीजन मेकिंग में ये सक्षम नहीं है। तो अक्षमता या दुर्व्यवहार, कदाचार के आधार पर तो देखते हैं अनुच्छेद 124(4) जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के महाभियोग प्रस्ताव का प्रोसीजर बताया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 124 जो है ये संघ की न्यायपालिका की बात करता है और जो कि हमारा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसका गठन कैसे होगा, इसके जजों की नियुक्तियां कैसे होंगी, वेतन और भत्ते, ये सारी चीजों के बारे में अनुच्छेद 124 के अंतर्गत बात की गई है। इसी अनुच्छेद 124 का जो क्लॉज 4 है, जो सेक्शन 4 है, जो क्लॉज 4 है, वो किसी न्यायाधीश की पदावधि जो है उसके पहले उसको हटाने के लिए जो प्रस्ताव, जो महाभियोग, जो प्रक्रिया लाई जाएगी, वो न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया का पूरा वर्णन अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत किया गया। तो आइए देखते हैं कि ये अनुच्छेद का क्लॉज 4 कहता क्या है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को के न्यायाधीशों को हटाने या मुक्त करने की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया की बात कर रहा है कि किस तरीके से महाभियोग प्रस्ताव किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर आवेगा। हमारा आज का वीडियो हालांकि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर डिपेंडेंट है, चूंकि ऐसा एक मामला अभी चर्चा में है, तो हम इसी पर बात करेंगे कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को किस तरीके से हटाया जाएगा। तो जैसा कि अनुच्छेद 217 की क्लास 1B में यह बताया गया था कि न्यायाधीश के ऊपर कदाचार या अक्षमता का आरोप होना चाहिए, तो इसी तरीके से अनुच्छेद 124(4) में इस प्रक्रिया में बताया गया है कि सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए आरोप का, कि उसके ऊपर, उस न्यायाधीश के ऊपर जिसको हटाना है उसके ऊपर आरोप कौन सा हो। तो आरोप क्या होगा कि न्यायाधीश को हटाने के लिए उसके ऊपर कदाचार, कदाचार या अक्षमता का आरोप जरूरी है। यानी अगर ये आरोप नहीं है तो उस न्यायाधीश को इस प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता, और यदि इस प्रस्ताव द्वारा इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं हटाया जा सकता तो फिर किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं हटाया जा सकता। तो एकमात्र ये आर्टिकल, एकमात्र ये व्यवस्था संविधान में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की बताई गई है। अब जबकि आरोप की बात आती है तो इसमें शब्द जो कदाचार है या अक्षमता है, इसकी थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं कि जो अक्षमता है, ये अक्षमता दर्शाती है जैसे
उस न्यायाधीश का कोई शारीरिक क्षति हो गई हो, विकलांग हो गया हो, विकलांग का मतलब दिव्यांग हो गया हो, शारीरिक रूप से अक्षम हो गया हो, मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो, या किसी न्यायालयिक जजमेंट को, न्यायिक कार्रवाई को करने में अपने आप में असक्षम हो जाए, त्रुटिपूर्ण निर्णय देना प्रारंभ कर दे लगा और ये प्रक्रिया उसकी बन जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये अक्षमता की श्रेणी में आ जाता है। अब दूसरा जो कि व्यापक अर्थ रखने वाला है, इसमें कदाचार। कदाचार का मतलब क्या है? एक जज को न्यायपूर्ण होना चाहिए, एक जज को युक्ति युक्त होना चाहिए, एक जज को मैं ये कहूँ कि एक जज को विधिक भावना से परिपूर्ण होना चाहिए, जो कि न्याय कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ न्याय जो करता है उसको ईश्वर की संज्ञा दी गई, उसको ईश्वर के समान बताया गया। तो चूंकि ये बहुत पवित्र पद है और इस पद को धारण करने वाला व्यक्ति भी पवित्र मानसिकता का, पवित्र आचरण का होना चाहिए, तो कदाचार में यदि इस प्रकार के न्यायाधीश के द्वारा कोई ऐसा आचार किया जा रहा है, ऐसा कार्य किया जा रहा है जो विधि विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध हो, या जो नैतिकता के विरुद्ध हो, न्याय के विरुद्ध हो, तो कदाचार की श्रेणी में आएगा। अब जैसे कदाचार में अपने सीनियर की बात न मानना, सुप्रीम कोर्ट हायर अथॉरिटी जो है, यदि उच्च न्यायालय के जज हैं तो अपने हाई अथॉरिटी के निर्देशों के, आदेशों की अवहेलना करना, विधि की अवहेलना करना, संविधान की अवहेलना करना, ये सारी चीजें कदाचार की श्रेणी में आती हैं। भ्रष्टाचार करना, न्याय पक्षपात पूर्ण न्याय करना, ये सारी चीजें कदाचार की श्रेणी में आ जाती हैं। तो इस प्रकार का आरोप उस जज के ऊपर होना चाहिए जिसको इस प्रस्ताव द्वारा, इस अनुच्छेद के उपबंधों द्वारा हटाना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कदाचार या अक्षमता क्या है और आर्टिकल 217 क्या है। तो आरोप जरूरी है, आरोप जरूरी है, ये मैंडेटरी है कि आरोप लगना ही लगना है। अब जब आरोप लग जाता है, जब आरोप लग गया, तो दूसरा कार्य है कि संसद में जो आरोप लगा है, संसद में इसके बाबत महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। अब सवाल यह है, तो प्रस्ताव लाया कहाँ जाएगा? तो इस अनुच्छेद में व्यवस्था दी गई है कि ये प्रस्ताव जो है, महाभियोग का जो प्रस्ताव है, ये लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी में भी ये महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। क्योंकि हमारा जो संसद है, हमारी जो संसद है, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनती है, और इसका जो संसद जब पूर्ण होती है वो प्रेसिडेंट, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलाकर के संसद पूर्ण होती है। तो ये जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है, जो जज के खिलाफ, जो जज को हटाने के लिए लाया जाना है, वो हमारी संसद की लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। अब लोकसभा में लाया जाएगा तो उसके लिए शर्तें क्या है, राज्यसभा में लाया जाएगा तो उसके लिए शर्त क्या है? तो शर्त यह है कि यदि ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है तो कम से कम संसद के 100 सदस्यों का हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होना चाहिए, यदि वो प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाए। तो लोकसभा में लाने के लिए कम से कम 100 संसद सदस्यों का हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर आवश्यक है, और यदि यही प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाना है तो कम से कम 50 सदस्यों का, संसद सदस्यों का, यानी सांसदों का, 50 सांसदों का या संसद सदस्यों का हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर आवश्यक है, यदि यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा रहा है। और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, जब कदाचार या अक्षमता का आरोप लग जाए, ये प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर वाला और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव जब रख दिया जाए, फिर क्या होगा कि यदि ये प्रस्ताव संसद द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, ये प्रस्ताव यदि संसद द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो संसद क्या करेगी? यदि जब ये स्वीकार हो जाता है महाभियोग का प्रस्ताव, जो जज को हटाने वाला प्रस्ताव है हाई कोर्ट के, तो संसद फिर क्या करेगी कि एक जांच समिति बिठाएगी। क्यों? अब जांच समिति क्यों बिठाएगी? भाई, ये महाभियोग प्रस्ताव आया किस लिए है? जज को हटाने के लिए। तो ये प्रस्ताव आने का आधार क्या है? या तो कदाचार है या तो अक्षमता है। तो क्या ये प्रस्ताव जब ये लाया गया ये प्रस्ताव, तो क्या इस प्रस्ताव की जांच होनी चाहिए? क्योंकि भाई, न्याय का सिद्धांत है कि बिना जांच किए हम किसी निर्णय को नहीं दे सकते, बिना जांच किए न्याय निर्णय नहीं हो सकता। तो जांच समिति का गठन करेगी संसद जब ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा। अब जब जांच समिति का गठन करेगी तो सवाल ये है कि आखिरकार इस जांच समिति में होगा कौन? भाई, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को जब हटाना है तो उसके लिए हाई प्रोफाइल जांच कमेटी बनेगी। जाहिर सी बात है कि वो जांच समिति ऐसी होनी चाहिए जो जिस जज को हटाना है उसकी दबाव में ना आ पाए, किसी के दबाव में ना आ पावे, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जज को हटाना है, हमारे संविधान में जज को, न्यायपालिका को प्रिविलेज प्राप्त है और उनको विशेषाधिकार है। यदि वो किसी के अधीन हो जाएंगे, कंट्रोल में आने लगेंगे,
कार्यपालिका के, विधायिका के, तो कहीं न कहीं दिक्कत होने लगेगी। हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। तो जाँच समिति का जो गठन होगा, तो संसद में जब प्रस्ताव स्वीकार होने के पश्चात सभापति 3 सदस्यीय जाँच समिति गठित करेंगे और इस समिति में होगा कौन? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे पहले सदस्य, दूसरा होंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और तीसरा जो कि राष्ट्रपति की विवेक में, राष्ट्रपति के ज्ञान में प्रतिष्ठित या विद्वान विधिवेत्ता हो, विधि का जानकार हो, विधि का विशेषज्ञ हो, इस एक ऐसे व्यक्ति को मिला करके इस 3 सदस्यीय जाँच कमेटी का गठन होगा। अब ये जाँच कमेटी का गठन जब हो जाएगा, तो फिर ये जाँच कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाएगी। एक रिपोर्ट विस्तृत जाँच करेगी इन आरोपों का जो आरोप लगा है और इन आरोपों का जाँच करेगी ये जाँच समिति और ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी। तो सवाल ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी किसको? अपनी रिपोर्ट रखेगी कहाँ? देगी किसको? बात कर रहे थे संसदीय समिति की। जब जाँच समिति जो होगी, जो महाभियोग प्रस्ताव जो संसद में स्वीकार किया गया है, जब तो जाँच समिति का गठन होगा और ये समिति जो है अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी। अपनी रिपोर्ट जो है ये संसद को सौंपेगी और यदि इस रिपोर्ट में यदि समिति पाती है अपनी इस रिपोर्ट में तो उक्त न्यायाधीश पर लगाया गया जो आरोप है वो सही है और वो दोषी पाया जाता है, तब क्या होगा? तब संसद जो है, संसद अपने प्रत्येक सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से संसद अपने दोनों सदनों में बारी-बारी से विशेष बहुमत से मतदान द्वारा इस प्रस्ताव को पारित करेगी। यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति वो अपने अनुमति से इस न्यायाधीश को जिनके ऊपर ये प्रस्ताव लाया गया है, हटा सकते हैं, पदच्युत कर सकते हैं, उनके पद से मुक्त कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो तीनों बताई गई कि पहला कि आरोप होना चाहिए, पहला आरोप हो, फिर 100 लोकसभा में यानी कि लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य। पहली बात तो आरोप, यदि आरोप है तो फिर 100 सदस्य लोकसभा के लिए उस प्रस्ताव पर सिग्नेचर करेंगे तो रखा जाएगा लोकसभा में और 50 संसद सदस्य उस प्रस्ताव पर साइन करेंगे तो राज्यसभा में रखे जाएंगे। इसके बाद जब ये स्वीकार हो जाएगा, तो स्वीकार होने के बाद एक जांच समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश और एक राष्ट्रपति के जानकारी में, राष्ट्रपति के विवेक में, राष्ट्रपति के ज्ञान में कोई प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, विद्वान विधिवेत्ता मिलकर को मिलाकर एक जांच समिति का गठन संसद द्वारा किया जाएगा। इस जांच समिति द्वारा यदि इस प्रस्ताव की इस आरोप की जांच की जाएगी और उसमें दोषी पाए जाते हैं, तो यदि दोषी नहीं पाए जाते हैं तो ये प्रस्ताव वही विफल हो जाएगा, ये प्रस्ताव वही धराशायी हो जाएगा, फिर वो नहीं हटाए जाएंगे। लेकिन यदि दोषी पाए जाते हैं तो फिर संसद के दोनों सदनों में बारी-बारी से मतदान होगा और 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को अलग-अलग पास कर दिया जाएगा और जब पास हो जाएगा, तो ये प्रस्ताव पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को उसके पद से हटा देंगे, पदच्युत कर देंगे या मुक्त कर देंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो यदि किसी न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, कदाचार हो जाए या असमर्थ हो जाए तो उसे हटाया जा सकता है। हमारे संविधान में बाकायदा अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या किसी न्यायाधीश को अभी तक हटाया गया? तो जी नहीं, अभी तक भारत के संविधान के लागू होने से लेकर आज तक किसी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है। कुछ हाईकोर्ट के जजों पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, जिन्होंने उस प्रस्ताव के पास होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के हमारे एक जज थे, जिनके ऊपर ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो लोकसभा में पास नहीं हो पाया, लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, इसलिए वो प्रस्ताव वहीं रद्द हो गया। तो इस आधार पर निष्कर्ष ये है कि अभी तक हमारे देश में किसी न्यायाधीश को महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया गया है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो फिर मैं अगली सीरीज, अगला वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।